जितेंद्र सिंह जी, राष्ट्रीय महामंत्री श्याम शर्मा जी, संगठन मंत्री आदरणीय सुरेश जैन जी, आदरणीय सुधीर पाठक, चंद्रशेखर जी और उपस्थित सभी इस सम्मेलन के लिए सम्मिलित हुए सभी सम्माननीय अतिथि भाई और बहनों, सबसे पहले मैं नागपुर का सांसद होने के नाते मैं आप सबका नागपुर में स्वागत करता हूं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। भारत विकास परिषद के नाम में ही भारत भी है और विकास भी है, और इसीलिए हम सब लोग मिलकर हमारे भारत को, हमारे देश को, हमारे हिंदुस्तान को, हमारी मातृभूमि को सुखी, समृद्ध, संपन्न और शक्तिशाली बनाना चाहते हैं। हमारे सबके मन में ये भाव है कि हमारी मातृभूमि भय, भूख, आतंक और भ्रष्टाचार से मुक्त हो। हमारे मन में ये भी भाव है कि हम दुनिया की महाशक्ति बने, विश्व गुरु बने। और इसलिए ये जो अनेक प्रकार के राष्ट्र के पुनर्निर्माण के उद्दिष्ट हमारे सामने हमने रखे हैं, उस उद्दिष्टों को पूरा करने के लिए ही एक मिशन के रूप में विकास परिषद के कार्य में आप सब लोग कार्य कर रहे हैं। 1947 में हमें स्वतंत्रता मिली है। तब लोकमान्य तिलक जी और आगरकर जी के बीच में एक काफी बड़ा विवाद था। विवाद इसलिए बात के लिए था कि पहले स्वराज्य चाहिए कि पहले हमें सामाजिक सुधार करने चाहिए। स्वराज्य और सुराज्य ये दोनों के लिए समाज में परिवर्तन पहले होना चाहिए, हमें समाज को सुधारना चाहिए, ये आगरकर जी का मत था। पर अंग्रेजों का जो हमारे देश पर एक प्रकार से जो गुलामी थी, उसको दूर किए बिना, स्वराज्य मिले बिना हम सुराज्य का निर्माण नहीं कर सकते। ये युक्तिवाद लोकमान्य तिलक जी इन्होंने बार बार किया और उन्हीं के बात को लोगों ने समर्थन भी किया था। 47 में हमें स्वतंत्रता जरूर मिली है और आज हम हमारे देश का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। और इस 75 साल के इतिहास ने हमें बहुत कुछ सिखाया भी है और कुछ दिया भी है। 47 के पूर्व का इतिहास देश के समर्पण के लिए, देश के स्वाधीनता के लिए और देश को गुलामगिरी से मुक्ति दिलाने के लिए एक संघर्ष का इतिहास था। और उसी इतिहास में हमने प्रेरणा लेकर सुराज्य के निर्माण करने का संकल्प हाथ में लिया। महात्मा गांधी जी अक्सर ये कहते थे कि हमें स्वराज्य मिला है, अब सुराज्य निर्माण करना है। और सुराज्य का उल्लेख वो रामराज्य के रूप में करते थे। हमारे नागपुर में 1932 में डॉक्टर हेडगेवार जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी। और हेडगेवार जी ने जब ये स्थापना की थी तो उनके पीछे उनका उद्देश्य ये था कि हमारे देश में, इतना बड़ा देश होने के बाद में भी, इतना शक्तिशाली देश होने के बाद में भी, यहाँ व्यापार कर हुए आए हुए अंग्रेजों ने हमारे देश को कैसे गुलाम बनाया और इसलिए इसका कारण क्या है। और इसलिए हमारे समाज को जगाना पड़ेगा, व्यक्तियों को संस्कारित करना पड़ेगा और सुखी समृद्ध समाज को निर्माण करके बलशाली राष्ट्र का निर्माण करना होगा। अगर ये हम करेंगे तो ही हमारा देश भविष्य में प्रगति कर सकेगा। और इसी भाव से उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। आज हमारे देश में हम सब काम करते समय उद्दिष्ट के बिना तो कोई कार्य नहीं होता। हिंदी गीतों में एक गीत था, मैं तो चला जिधर चले रास्ता, मुझे क्या फिक्र है कहाँ मेरी मंजिल, मैं तो चला जिधर चले रास्ता। ऐसी तो हमारी सफर नहीं है। हमारा उद्दिष्ट निश्चित है और उद्दिष्ट निश्चित होने के कारण हम सबको अलग अलग क्षेत्र में किस प्रकार से कार्य करना है, यही हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज है।
भारत विकास परिषद के बारे में आपकी हमारी जो वैचारिक भूमिका है, उसमें हम सामाजिक दायित्व के साथ, सामाजिक जिम्मेदारी के साथ, सोशल कॉन्शियसनेस एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हम समाज में गुणात्मक परिवर्तन करने के लिए कार्य करते हैं। सेवा के क्षेत्र में काम करते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं, सांस्कृतिक क्षेत्र में काम करते हैं, और जो गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी है, इसको दूर करने के लिए हम आर्थिक विकास के भी क्षेत्र में काम करते हैं। अलग अलग क्षेत्र से जो कुछ काम होता है उसे अंततोगत्वा समाज परिवर्तन में उसका कुछ न कुछ योगदान होता है, और इसी योगदान के पीछे अलग अलग कार्यकर्ता, अलग अलग संगठन अपने वैचारिक भूमिका के साथ लगातार लगे, पर अभी भी हम उद्दिष्ट से काफी दूर है, और उद्दिष्ट से दूर है इसलिए हमको हमारी गति बढ़ानी होगी, और गति बढ़ाने के बाद वो उद्दिष्ट को पूरा करना होगा। हम लोग दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, और अब वर्ल्ड में हमारा 5वां नंबर है। वी आर ए रिच नेशन विथ ए पुअर पॉपुलेशन। हमारा देश धनवान है पर जनता गरीब है। भूखमरी, बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई इससे ग्रस्त है। जातीयवाद, छुआछूत, अस्पृश्यता, उच्च नीचता का भाव समाज के लिए, हमारे लिए बहुत दुखद भी है और समाज के प्रगति के लिए घातक भी है। सामाजिक समता और आर्थिक समता, सोशल इक्वेलिटी एंड इकोनॉमिक इक्वेलिटी समाज में प्रस्तापित हो, और विशेष रूप से एक भी बड़ी समस्या है कि हमारे समाज में दो विशेष रूप से वर्गों के बीच का अंतर बहुत ज्यादा है। जैसे सामाजिक विषमता है, वैसे आर्थिक विषमता भी बड़ी है। हम लोग सेवा का काम करते हैं, इसलिए ज्यादातर इस विषय का आप सब लोग विचार करते ही होंगे कि हमारे देश में 124 जिले ऐसे हैं कि जो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, जिनको एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है, जहां स्कूलें नहीं है, अस्पताल नहीं है, किसानों के लिए फसल के सही दाम नहीं मिल रहे हैं, युवाओं को रोजगार नहीं है, गांव जाने के लिए रास्ते नहीं है, और जिसके कारण वो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। हमारे देश में जो अर्बन क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र है, उसमें ज्यादातर हम काम करते हैं, उसमें विकास काफी हुआ है, पर 1947 में 90% लोग आबादी गांवों में रहती थी। अब 25 से 30% माइग्रेशन हुआ है। ये जो गांव छोड़कर जो लोग आए हैं, जो मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, बड़े बड़े शहरों में आए हैं, ये कोई खुशी से नहीं आए, ये मजबूरी से आए। गांव में अच्छे स्कूल नहीं, गांव में अस्पताल नहीं, गांव में अच्छा लिविंग नहीं, गांव में रोजगार नहीं, गांव में अपना पेट पानी, जो कुछ संसार उनको चलाना है वो चला नहीं पाते। गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी के कारण गांव छोड़कर शहरों में आए हैं। उससे शहरों की भी समस्याएं निर्माण हुई है, और इसलिए स्वाभाविक रूप से विकास परिषद और भारत का विकास करने के लिए हमें गंभीरता से सोचना होगा कि हमको किस मार्ग से जाना है, और वो मार्ग जो है वो इफेक्टिव होगा। आजकल फास्ट फूड का जमाना है। एलोपैथिक मेडिसिन लोग इसलिए पसंद करते हैं, वो डॉक्टर को बोलते हैं इंजेक्शन लगा दो, इन्हें जल्दी आराम पड़ेगा। अब लोगों की अपेक्षा ये भी कि हमें जल्दी परिणाम मिलने चाहिए, और परिणाम मिलने चाहिए, इसलिए हमें भी हमारे विकास की कार्यक्रमों को और नीतियों को इस दृष्टि से तय करना होगा कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा उद्देश्य पूरा करने में हम कैसे कामयाब होंगे। ये काम कठिन है पर इम्पॉसिबल नहीं है। हमारे देश का जो जीडीपी ग्रोथ है, उसमें से करीब 52 से 54% सर्विस सेक्टर से हमारा ग्रोथ होती है, और 22 से 24% मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से होती है, और 12 से 14% एग्रीकल्चर सेक्टर से होती है। जो ग्रामीण भाग है, रूरल इकोनॉमी है, एग्रीकल्चर है, फॉरेस्ट है, ट्राइबल है, वहां ग्रोथ रेट निग्लिजिबल है, और वही हमारी आत्मनिर्भर भारत बनाने में सबसे बड़ी हमारी समस्या है। और इसलिए मैं जब विद्यार्थी परिषद का काम करता था
तब हमने हमारे उस समय एक अभियान चला था, चलो गांव की ओर, ग्रामोत्थान छात्र हेतु अभियान करके उसका नाम था, कि हम गांवों को समृद्ध बनाएं, संपन्न बनाएं, शक्तिशाली बनाएंगे। तो मैं विशेष रूप से आपसे अनुरोध करूंगा कि भारत विकास परिषद में हमें प्रायोरिटी, ये जो 124 एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, उनके विकास के लिए, उस भारत का विकास करने के लिए हमको ज्यादा कोशिश करनी चाहिए। हमारे यहाँ शरद जोशी करके एक किसान संगठन के बहुत बड़े नेता थे, बड़े विचारक थे। कृषि और ग्रामीण क्षेत्र की उनकी विचारधारा बहुत प्रभावी थी। मैं उनके विचारों का काफी बड़ा समर्थक रहा हूं। और वो लिबरल इकोनॉमिक थिंकिंग फॉर रूरल एग्रीकल्चर एंड ट्राइबल डेवलपमेंट, ये उनकी सोच थी। तो आज हमें स्वाभाविक रूप से शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, आर्थिक विकास जिससे रोजगार निर्माण हो, गरीबी दूर हो, भुखमरी दूर हो, बेरोजगारी दूर हो, उसके विकास में इन लोगों के लिए विशेष प्रायोरिटी देकर काम करना होगा। हम भी कुछ कार्यकर्ता मिलकर पिछले 23 साल से इसी नागपुर से विदर्भ के क्षेत्र में, वनवासी क्षेत्र में 1200 एकल विद्यालय चलाते हैं। और उसमें हमारे अभी करीब 1200 टीचर हैं। और वो पूरा समय हम कोई ग्रांट नहीं लेते हैं। करीब 18,000 विद्यार्थी हमारे यहाँ पढ़ते हैं। पर जो जिस क्षेत्र में ये है, वहां 6 के बाद गांव में कोई रह नहीं सकता। नक्सलाइट मूवमेंट जहां से शुरू हुई गढ़चिरौली जिले में, उसमें मैक्सिमम है। मेरघाट, गढ़चिरौली, जहां बहुत ही कठिन परिस्थिति है। और वहां के लिए हमने कोशिश कर रहे कि हम वहां की परिस्थिति कैसे बदलें। मैं 5 साल 95-2000 महाराष्ट्र में मंत्री था। तो मैंने महाराष्ट्र में जो ट्राइबल इलाके थे उसको रोड बनाने की भरकस कोशिश की। आपको याद होगा कि 97 में ये जो मेरघाट है अमरावती जिले में, यहां 2500 आदिवासी बच्चे मैल न्यूट्रिशन से मर गए थे। जब बच्चे का जन्म होता है तो उसका वजन 1 किलो और 1.25 किलो होता है। हमारे में से बहुत से कार्यकर्ता वहां पूरा समय दे के काम कर रहे हैं, बेचारे वहां मेहनत कर रहे हैं। और अभी भी वहां स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं है। अभी कोविड के समय वहां काम करने वाले डॉक्टर के लिए मैंने एम्बुलेंस भेजी, ऑक्सीजन सिलेंडर भेजे, वो बाईपैक और कॉन्सेंट्रेटर भेजे। तो वहां जो डॉक्टर है, हमारे डॉक्टर सातव करके वर्धा जिला से वहां गए हैं, तो उन्होंने अनेक ऑपरेशंस वो एम्बुलेंस में लोगों के किए। यहां डॉक्टर मदन कापरे करके हैं, अपने ही विचार परिवार के हैं। वो बेचारे वहां जाकर आंखों कान के लिए, नाक के लिए अनेक ऑपरेशन वहां जाके करके देते फ्री ऑफ चार्ज। अनेक डॉक्टर वहां जाते हैं। तो वहां ऐसे काम करने वाले लोगों की कमी नहीं है, फिर भी समस्याएं बहुत गंभीर है। और इसलिए भारत के विकास में अगर असमतोल होगा, डिस्पैरिटी होगी, डिस्क्रिमिनेशन होगा, और इसमें अगर अंतर होगा, तो स्वाभाविक रूप से हमारे लिए यह बहुत बड़ी समस्या होगी। ये गरीब और धनवान लोगों के बीच में ये जो अंतर है, ये जो खाई है, इसको कम होना भी आवश्यक है। और इसलिए शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और विकास के क्षेत्र में उनको अवसर मिले। और इसलिए हमने अनेक प्रकार की योजनाएं की, जिसमें आप लोगों का भी सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। कि अभी गोबर से पेंट बनाने का काम किया हमने खादी ग्राम उद्योग में। तो अब करीब 150 फैक्ट्री शुरू हो गई। तो गोबर से पेंट बनने से गोबर का भाव 5 रुपए किलो हो सकता है, गोमूत्र से फिनाइल बन सकता है। अभी मैं इस पर बहुत पिछले 2004 से काम कर रहा हूं कि हमारा किसान, हमारा आदिवासी अन्नदाता नहीं ऊर्जादाता बने। तो अभी हम बायो इथेनॉल बना रहे हैं। कल मेरे यहाँ कार्यक्रम था, वो पोस्टपोन हुआ। कल टोयोटो की कैमरी करके गाड़ी जो थी, वो किसानों ने तैयार किए हुए 100% बायो इथेनॉल पर हम लॉन्च करने वाले थे। पर कल कैबिनेट की मीटिंग थी रात को, तो वो नहीं हो पाया। अभी वो 11 तारीख को है। हमारे हीरो
बजाज और टीवीएस, इनकी स्कूटर और मोटरसाइकिल अब 100% बायो इथेनॉल पर चल सकती है। टोयोटो, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू की गाड़ियां चल सकती है। मैंने तो संकल्प किया है कि इस देश से पेट्रोल और डीजल को निकाल देना है, क्योंकि प्रदूषण से भी हम त्रस्त हैं। इंपोर्ट, सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनियस। मैं पीछे लगा रहता हूं इलेक्ट्रिक गाड़ी, इथेनॉल, मेथेनॉल, बायोडीजल, बायो एलएनजी, बायो सीएनजी। अभी जो परली होती है, जो दिल्ली में पोल्यूशन का कारण बनी हुई है, राइस स्ट्रॉ, इससे पानीपत में हमने एक बहुत पीछे लगकर एक प्रोजेक्ट शुरू किया है कि परली से 1 लाख लीटर इथेनॉल पर डे और 150 टन बायो बिटुमिन तैयार होता है। मैंने इंडियन ऑयल के चेयरमैन को कहा कि तुम जितना परली है पूरी जलाते ही पूरे पंजाब हरियाणा में पूरे डाल दो प्रोजेक्ट, पूरा बिटुमिन मैं खरीद लूंगा, हमें इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे देश में अब शुगर केन जूस, मोलाइसेस, बीएबी मोलाइसेस, कॉर्न, ब्रोकन राइस से इथेनॉल बनता है और इथेनॉल का भाव 60 रुपए लीटर है और पेट्रोल का भाव 120 रुपए लीटर है। अब इथेनॉल का माइलेज पेट्रोल के बराबर भी हो गया, वो टेक्नोलॉजी भी हमने लाई है। अब धीरे धीरे ये वनवासी है, वहां बायोमास पड़ा हुआ है, हम बांबू लगा रहे हैं। अभी आसाम में बांबू से इथेनॉल तैयार हुआ है और हम 16 लाख करोड़ का इंपोर्ट करते हैं। अगर इसमें से 3 से 4 लाख करोड़ भी ग्रामीण और कृषि क्षेत्र में जाएंगे और वहां के आदिवासियों को रोजगार मिल जाएगा और वहां अगर बायोफ्यूल तैयार हो जाएगा, सीएनजी तैयार हो जाएगा, बायो एलएनजी तैयार हो जाएगा। अभी तो मैं ग्रीन हाइड्रोजन भी तैयार करने की हम बात कर रहे हैं। दिल्ली में मेरे पास गाड़ी है जो हाइड्रोजन पे चलती है। कल मेरे पास गोयल साहब आए थे जो हमारे ग्रीन ट्रिब्यूनल के जज हैं, तो मैंने उनको कहा कि आपके घर में ये गाड़ी में बैठकर आप जाइए। जो पेट्रोलियम से हाइड्रोजन तैयार होता है उसको ब्राउन हाइड्रोजन कहते हैं। जो हमारे विशेष रूप से कोयले से तैयार होता है उसको ब्लैक हाइड्रोजन कहते हैं। और जो बायोमास से, ऑर्गेनिक वेस्ट से और पानी से तैयार होता है उसको ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं। अब दुनिया बदल रही है और अभी हम लोग पानी से हाइड्रोजन तैयार कर सकते हैं। मेरी गाड़ी इतनी सुंदर है जिसका नाम है मिराई, टोयोटो की है। तो मिराई का नाम होता है भविष्य। अभी जर्मनी में 1000 किलोमीटर रेलवे पानी से तैयार किए हुए हाइड्रोजन पर चली। अभी ट्रक, बसेस, कार, स्टील फैक्ट्री, केमिकल फैक्ट्री, फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री, हवाई जहाज सब ग्रीन हाइड्रोजन पर चलेगा। अभी हम ऊर्जा इंपोर्ट करने वाले हैं, एनर्जी इंपोर्टर करके हमारा देश है। अगर आत्मनिर्भर भारत बनाना है, भारत को समृद्ध संपन्न बनाना है, तो हमको एनर्जी एक्सपोर्ट करने वाला देश बनना पड़ेगा। और ये कोई कठिन नहीं है। मैं एक प्रयोग करने वाला हूं कि हमारे नागपुर महानगर पालिका में 7 साल पहले हमने गंदे पानी से शुद्ध करके महाराष्ट्र सरकार को बेच दिया, टॉयलेट के पानी को। तो पहले हम प्रयोग कर रहे थे तो लोग हंस रहे थे, ये क्या बोल रहे हैं। अब आपको आश्चर्य होगा कि 7 साल से हमको 300 करोड़ रुपए साल के मिलते हैं टॉयलेट का पानी बेचकर। तो हमारी विचारधारा है कि योजकस तत्र तंत्र दुर्लभा, नो वन इज वेस्ट, नो मटेरियल इज वेस्ट, इट इज डिपेंडिंग अपॉन द अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, अप्रोप्रिएट विजन, अप्रोप्रिएट लीडरशिप, कि हम सामान्य व्यक्ति को असामान्य बना सकते हैं और वेस्ट मटेरियल से हम वैल्यू एडिशन करके वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, वेस्ट टू वेल्थ। और यही हमारी फिलॉसफी है। डॉक्टर हेडगेवार जी यही कहते थे कि सामान्य लोगों को संगठित करके, उनको अच्छे संस्कार करके, उन व्यक्तियों को असामान्य बनाना, यही संघ के व्यक्ति निर्माण का जो कार्य है, यही तो प्रोसेस है। नानाजी देशमुख पहली बार जब नागपुर कार्यालय आए थे वाशिम से, तो कार्यालय में साफ सफाई का काम करने के लिए आए थे, पर वहां से संस्कार लेकर वो संघ का परिग लग गया तो कितने बड़े हो गए। दत्तोबन जी के साथ एक रामदास जी करके थे, अभी नहीं है, वो भी अच्छे हैं। वो यहाँ एक देहात में थे, दत्तोबन जी के साथ काम करते करते वो बहुत बड़े कार्यकर्ता बन गए। तो हमारी संगठन में ये ताकत है।
और इसलिए टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, रिसर्च, सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, स्किल्ड, इसको हम नॉलेज कहते हैं, और कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ एंड कन्वर्शन ऑफ वेस्ट इनटू वेल्थ हमारा भविष्य है। तो ये दिव्यांगों को कोई खुर्ची बांटना, किसी को चश्मा देना, ये बहुत प्रिलिमिनरी काम है, इससे नहीं हो पाएगा। हमने अभी 40,000 लोगों को नागपुर में देश का सबसे बड़ा कैंप किया। हमारे आमदार बैठे मोहन मते, इनके मतदार क्षेत्र में 10,000 लोगों को हमने अभी 40,000 लोगों को 40 करोड़ का साहित्य बांटा है। ये आवश्यक है। अभी मैं दिव्यांगों के लिए 12 करोड़ रुपए का सुंदर पार्क बना रहा हूं, बहुत ही टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, कि अंधा आदमी भी ब्रेन लिपि में हाथ लगाएगा तो पढ़ लेगा क्या है, उसके लिए पूरी नई टेक्नोलॉजी से बना रहे हैं। पर यह पर्याप्त नहीं है। जो सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन हमें करना है, जो आर्थिक विषमता दूर करनी है, सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली राष्ट्र बनाना है, सुपर इकोनॉमिक पावर देश को बनाना है, और विशेष रूप से विश्वगुरु बनाना है भारत को, तो हमें और गति से काम करना होगा, और वो सभी क्षेत्रों में काम करना होगा। जो सरकार में है वो सरकार में काम करेंगे, जो संगठन में हो संगठन में काम करेंगे। उद्देश्य सबका एक ही है कि राष्ट्र का पुनर्निर्माण कैसे हो, और इसी भाव से राष्ट्रीय विचारधारा के आधार पर भारतीय विकास परिषद कार्य कर रही है। और मुझे बहुत विश्वास है कि आने वाले समय में बहुत चैलेंजेस हैं, और मैं अक्सर लोगों को एक बात कहता हूं कि देयर आर सम पीपल हु कन्वर्ट प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज एंड देयर आर सम पीपल हु कन्वर्ट अपॉर्चुनिटीज इनटू द प्रॉब्लम। तो अभी जमाना यह है कि कम समय में ज्यादा काम कैसे करना। अभी हम हाईवे बना रहे हैं, तो दिल्ली से मुंबई जाने के लिए 30 घंटा लगता है, 12 घंटे में जाएंगे। दिल्ली से देहरादून जाने के लिए 9 घंटे लगते हैं, इस दिसंबर एंड तक 2 घंटे में जाएंगे। दिल्ली से हरिद्वार 2 घंटे में जाएंगे। दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में जाएंगे। दिल्ली से चंडीगढ़ 2.5 घंटे में जाएंगे। दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में जाएंगे। दिल्ली से कटरा 6 घंटे में जाएंगे। दिल्ली से श्रीनगर तो 8 घंटे में जाएगा, और चेन्नई से बेंगलोर 2 घंटे में जाएंगे। इसलिए क्योंकि लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो। अब आप सब उद्योग व्यापार से जुड़े हुए हैं, हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट 14%, 16% है। और अगर हमने रोड अच्छे बना दिए और डीजल और पेट्रोल के बजाय अगर सीएनजी, एलएनजी लगाया, अभी मैंने एलएनजी का ट्रक लॉन्च किया पूना में, तो एक ट्रक एक बार 1400 किलोमीटर चलता है, और 100 रुपए के डीजल के बजाय 50 रुपए का डीजल लगता है, तो कॉस्ट कम होगी। इलेक्ट्रिक ट्रक आ रहा है, इलेक्ट्रिक बस आ रही है। अभी बेंगलोर में मैं गया था, तो मैं हवा में उड़ने वाली डबल डेकर बस शुरू करना सोच रहा हूं कि हवा में लोग उड़ते जाएंगे। तो ये नथिंग इज इम्पॉसिबल। तो ये क्या है, ये प्रगति और विकास हर क्षेत्र, एग्रीकल्चर, रूरल, ट्राइबल, टूरिज्म, हम सब क्षेत्रों को अच्छा करें। अभी हम लोग बड़े धार्मिक श्रद्धा, मैं अयोध्या के लिए 40,000 करोड़ के काम कर रहा हूं। अभी मथुरा के लिए, भगवान श्री कृष्ण के लिए 35,000 करोड़ के काम कर रहा हूं, वहां के डेवलपमेंट के। मैं 4 धाम के लिए 12,000 करोड़ का रोड बना, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। बुद्ध सर्किट के लिए 22,000 करोड़ के रोड बन गए। वो जैन स्थान था, वहां जोड़ रहे हैं। अभी अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के लिए मैंने वो बीच में रोड से 4 ब्रिजेस बनाकर 4 गुरुद्वारों को रोड से जोड़ा है। वो इसलिए कि विदेशों से, दुनिया से लोग आए, 6 महीने नहीं, साल भर यात्रा कर सके, दर्शन कर सके, ऐसा देश बने। अभी मानस सरोवर का रोड 90% पूरा हुआ है पिथौरागढ़ से, भारत से। तो मेरी इच्छा है कि हम मानस सरोवर जाना है तो नेपाल जाने की जरूरत नहीं, हम हिंदुस्तान से जाएंगे। तो ये एक एक चीज जो होगी उसी क्षेत्र का कहीं ना कहीं फायदा होगा। तो वैसे ही भारत विकास परिषद एक कैटलिस्ट है सामाजिक आर्थिक परिवर्तन में, राष्ट्र के पुनर्निर्माण में और भारत के विकास में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका है। और इस भूमिका के लिए 2 ही बातों का मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसकी एप्रोप्रिएट विजन आप तैयार करिए। देखिए, लकड़ी तोड़ने वाले के शरीर से कितना भी पसीना निकलता है तो भी वो कभी पहलवान नहीं बनता। केवल मेहनत करने से नहीं होगा, एप्रोप्रिएट विजन होनी चाहिए। जो पहलवान बनता है वो बराबर कसरत उसी प्रकार से करता है। तो मुझे लगता है कि वी शुड हैव एप्रोप्रिएट प्लानिंग, एप्रोप्रिएट विजन, एप्रोप्रिएट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। मैं अक्सर एक बात कहता हूं, यू कैन डोनेट आई बट यू कैन नॉट डोनेट विजन।
लैक ऑफ विजन ये हमारी समस्या होती है। तो आप जैसे प्रमुख लोग चिंतन करके हम कौन से कार्यक्रम करें, कौन सी दिशा में करें, कहां करें, कैसे करें, उसका सोशियो इकोनॉमिक कितना परिणाम हुआ है, हमारा उद्दिष्ट के नजदीक कितने हम पहुंचे हैं, इसका मूल्यांकन हम करेंगे तो पता चल। जैसे सरकार में हम ऑडिट करते हैं, फाइनेंशियल ऑडिट इंपॉर्टेंट है पर परफॉर्मेंस ऑडिट नहीं होता। तो परफॉर्मेंस ऑडिट इज मोर इंपॉर्टेंट देन फाइनेंशियल ऑडिट। मैं स्कूल में था तो एक लड़का था, तो वो हमारी परीक्षा में फेल हो गया। तो उसके माता पिता को स्कूल में आया और हमारे स्कूल टीचर के पास वो बैठ के बोलते, इतना दिन भर अध्ययन करता है, फेल कैसे हुआ? तो उनका आक्षेप था कि ये 4-4 घंटे दिन भर यही करता, अभ्यास करता है और ये कैसे फेल हो गया? तो टीचर ने उसको पूछा, तुम क्या करते हो? बोले, मैं दिन भर जब स्कूल में आता हूं तो सब चीजों को मैं रफ में लिखता हूं और घर जाके मैं फेयर करने का काम करता हूं। तो ये रफ से फेयर करने से कुछ नहीं होगा, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास पड़ा अटरना वाली कहानी है। यू नीड टू हैव ए प्लानिंग कि जिससे कारण इतना परिणाम उसका निकले, तब देश आगे जाएगा। और इसीलिए विवेकानंद जी की भविष्यवाणी थी, मुझे भी जल्दी जाना है, वो पूरी करने की आपकी और हमारी सबकी जिम्मेदारी है। उन्होंने अमेरिका में कहा था कि 18वीं सदी जो है वो मुगल सल्तनत की थी, सब जगह मुगल बादशाह थे। 19वीं सदी जब आई तब यूनियन जैक सब तरफ था, अंग्रेजों का राज्य था। ये लोग कहने लगे थे कि ये जो सूरज है अंग्रेजों का, ये कभी नहीं जाएगा, अस्त नहीं हुआ इसका। पर 20वीं सदी जो आई थी वो विशेष रूप से अमेरिका एक सुपर पावर करके उनका बोलबाला था। और तब विवेकानंद जी ने कहा था कि 21वीं सदी जो है वो हिंदुस्तान की है, वो आपकी और हमारी है। और इसी को पूरा करने के लिए, इस उद्दिष्ट को पूरा करने के लिए कम समय में ज्यादा से ज्यादा परिणाम निकालकर राष्ट्र के पुनर्निर्माण में हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, यही हमारी सबसे बड़ी एजेंडा है। समस्या भी है, आह्वान भी है और चैलेंज भी है। और इसमें आप लोग बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं और प्रयास भी कर रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं। निश्चित रूप से हम सबके सामूहिक प्रयासों को इसमें सफलता मिलेगी, हमारा उद्दिष्ट पूरा होगा और हमारा भारत विश्व गुरु बनेगा, दुनिया के नंबर 1 की महाशक्ति बनेगा। और हमारा अध्यात्म, हमारा योग विज्ञान, हमारी मूल्याधिष्ठित जीवन पद्धति, परिवार पद्धति, हमारा इतिहास, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत, इसके सब के आधार पर हम विश्व को दिशा देंगे। ऐसी ताकत हमारे इस देश में है और हम सबके सामूहिक प्रयासों से वो सपना जल्दी ही पूरा होगा। इसी विश्वास के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।